कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गए बेइज्जती करवाने के लिए। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि आप सबका दिमाग बहुत खराब हो गया है, या तो बहुत ज्ञान की गंगा में हाथ बहाने का, इस हाइड्रोलिक्स में हाथ बहाने का बहुत शौक चढ़ गया है आप लोगों को। चलो, आपकी इस उम्मीद पे थोड़ा सा पर्दा डाल देते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। अब इसके बाद तो भाई इस टॉपिक के अंदर ज्यादा घुस के मैं आपको नहीं करा पाऊंगा। मेरे हिसाब से तो आपके कॉलेज वाले भी इससे ज्यादा आपको पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे, इतने डिटेल में हम घुस चुके हैं इस टॉपिक के। अरे, ये घिलेरी का बच्चा फिर आ गया। कितनी बार कहा है कि लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब मत क्या करो, फिर भी। चलो देखते हैं इस बार क्या प्रॉब्लम है इस घिलेरी के बच्चे को। सर सर, आपने वो पिछली बार होमवर्क में एग्जांपल दिया था ना, जिसके अंदर हमें ऐसा यूनिट चेंज करके वापस सॉल्व करना था। सर वो होमवर्क टैली करा दो ना, बस फिर वापस तब नहीं करूंगा, बस होमवर्क टैली करा दो ना। अरे भाई, इस गिलहरी का बच्चे का लगता है सही में दिमाग काम नहीं करता। अब यही बाकी रह गया था भाई कि तुम लोग को मैं प्राइमरी स्टूडेंट्स की तरह होमवर्क टैली कराऊं। यार कुछ तो शर्म करो यार। अरे इंजीनियर बनने थू, एक ऐसा यूनिट चेंज करना नहीं आता। चलो, पर लेक्चर के बीच में डिमांड की है तो पूरी करनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम का जो होमवर्क था आपका, सिर्फ भाई एक यूनिट बदलने को कहा था कि मैंने डायमीटर का 10 ले लिया था जानबूझकर, ताकि आप खुद उसे होमवर्क में सॉल्व करके बराबर कैलकुलेशन कर सको। लेकिन नहीं, वो भी मैं ही कराऊं तो कर लो भाई टैली अपना होमवर्क। पहले इस बार मैं डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई कि 10 यानी 0.01 मीटर पहले ही कन्वर्ट कर दे रहा हूँ भाई मैं। और यही हमारी लास्ट टाइम की घिसी पिटी फिगर भाई। और हर बार का वही गिवन डेटा और स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले हमने स्पेसिफिक वेट फाइंड कर लिया, यानी आप कह सकते हैं वेट डेंसिटी, जिसे हमने गामा से डिनोट किया। और फिर सीधा हमने फॉर्मूला डाल दिया 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय गैमा डी का, जिसके अंदर सिर्फ मैंने इस डी की वैल्यू को, ये वाली डी की वैल्यू को 0.01 डाल दिया है, जो पिछली बार हमने 10 लिया था। और इस बार हमें आंसर -804 मिला है, और क्योंकि माइनस है तो ऑब्वियसली हमारा मर्क्यूरी फॉल किया है। बस ये इतना सिंपल करने में भाई मेरे को डिस्टर्ब कर दिया इस गधे ने लेक्चर के बीच में फोन करके। चलो, होमवर्क टाइली हो गया। अब अपना श्री गणेश करते हैं इस लेक्चर का। तो पिछली बार हमने घुस घुस के विस्कोसिटी को एकदम डिटेल में स्टडी कर लिया था, लेकिन फिर भी आपके एग्जामिनर्स को थियोरी में मजा नहीं आता। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें जब तक आपको वो एग्जाम्पल ना पूछ ले, मन को शांति नहीं मिलती। तो उसी लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो इस बार हम विस्कोसिटी के एग्जाम्पल्स को गिनने वाले हैं। तो ये रहा भाई हमारा पहला क्वेश्चन, सिंपल सादा अपना हर बार देसी, कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको दे दी है और आपको उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दी है, और फाइंड करना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट। वाह वाह वाह, ये क्या मजाक चल रहा है? डेटा खाली दो दिया है और मांग चाह रहे हो यार, शर्म है कि नहीं? पर क्या करें, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे आप उनको बोलने तो नहीं जाओगे। तो उन्होंने आपको आइंस्टाइन की औलाद समझ रखा है, तो भाई काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो चलो, भले ही 2 गिवन डेटा और 4 फाइंड करने को कहा है, हम सॉल्व करेंगे। तो पहले भाई गिवन डेटा लिख लेते हैं कि डेंसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें दी है 1.73 स्ट्रोक, उसको हमने मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे भले ही आपको पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछी, बाद में स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछी, इस सीक्वेंस गई तेल लेने। आपको अपना कॉमन सेंस चला के जो चीज पहले मिले ढूंढ लेनी है। तो भाई डेंसिटी दी है, तो उसके ऊपर से आप वेट डेंसिटी पहले ढूंढ सकते हो, यानी आपका गामा वो आता है खाली रो जी। तो जी आप सबके पास है, रो दिया हुआ है, तो गामा फाइंड कर लो मल्टीप्लाई करके। बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो भी हमें डेंसिटी से मिल जाती है। तो सिंपल आपको गिवन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना है, तो आपको 0.837 मिल गया है। अब भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है कि सिर्फ आपको डेंसिटी को रेसिप्रोकल करना है, यदि 1 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको मिल गई। अब आता है मेन
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसके लिए आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी गई है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का खुद का फॉर्मूला यही है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो भाई सिंपल आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए बनाना है, तो आपको मिल जाएगा रो इंटू न्यू। तो भाई इसे सॉल्व कर लो, मिल गई आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हो गई शांति, पूरे 2 मार्क्स आपकी जेब में। सही सुना, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। हाँ जानता हूँ बहुत वाहियात क्वेश्चन है, बहुत टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, पर क्या करें, एग्जाम है, वो पूछेंगे, आपको जवाब लिखना है, मार्क्स लेने हैं। अब ये कौन फिर से आ गया नया, ये क्या, ये तो ये गिलहरी का बच्चा तो नहीं है, कौन है ये, देखता हूँ। हेलो सर, मैं केल्विन बोल रहा हूँ। सर आपके लेक्चर देख के बहुत मजा आया, लेकिन वो मेरे को एक डाउट है, यानी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको भेजता हूँ, आप उसे सॉल्व करके समझा दो ना, कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब समझ आ गया, बस वो एक एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड है, वो आप सॉल्व करके सिखा दो ना। इसे कहते हैं स्कॉलर स्टूडेंट की पहचान। पहली बार में हैट्रिक मार दी यार, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है भाई। चलो उसके इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो उसको डाउट है, और मुझे उम्मीद करता हूँ इसको सॉल्व करके आप लोग भी इसकी तरह स्कॉलर बन जाएंगे और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाओगे, अगली बार उस गिलहरी के बच्चे की तरह नहीं कुछ भी घिसा पुटा सवाल पूछ लोगे। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ इस तरह से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि भाई एक पतली सी स्क्वायर प्लेट है जिसका 0.1 0.5 बाई 0.5 का डायमेंशन दिया है, उसको हॉरिजॉन्टली आपने गैप के बीच में घुसेड़ दिया है, वो गैप की हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। अब इस गैप के अंदर आपने एक ऑयल भर दिया जिसकी विस्कोसिटी है 2 पॉइस। अब इस प्लेट को ऑयल के बीच से आप खींच रहे हो 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उस प्लेट पर लगने वाला विस्कोसिटी की वजह से लगने वाला फोर्स आपको ढूंढना है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, कि गैप वही है, स्पीड भी वही है, प्लेट भी वही है, लेकिन पहले जो हमने प्लेट को एग्जैक्ट बीच में रखा था हॉरिजॉन्टली मिडल में, इस बार हमें उसे बॉटम से 0.5 सेंटीमीटर के गैप पे रखना है और उसी स्पीड से खींचना है, और फोर्स भी वही रहेगा। लेकिन क्योंकि हमने ऑयल बदल दिया है, तो अब आपको विस्कोसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करनी है, यानी आपको फाइंड क्या करना है, 2 केस है। पहले केस में आपको फोर्स फाइंड करना है, दूसरे केस में विस्कोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग सवाल हम थोड़ा ट्राई करते हैं हम। तो परंपरा के हिसाब से पहले हमने गिवन डेटा लिख लिया। एरिया हमें सिंपल प्लेट का मिल जाएगा 0.5 इंटू 0.5 यानी 0.25 मीटर स्क्वायर, और हाइट ऑफ गैप आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और केस 1 के लिए हमें विस्कोसिटी दी है, उसे हम μ1 से डिनोट कर देंगे 2 पॉइस, और इसको भी हम मीटर पर सेकंड में, या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन वाला हमारा जो यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं पास्कल सेकंड, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं 0.2 में। और फाइनली फर्स्ट केस के लिए आपको दिया है कि भाई u 0.1 है। अब हम पहला केस सॉल्व कर रहे थे कि भाई जब प्लेट आपके मिडल में अटकाई हुई है, यानी तब आपका जो y डिस्टेंस है इस फिगर के हिसाब से, ये आपका गैप है 2.5 सेंटीमीटर को, इसके मिडल में यानी ऊपर और नीचे 1.25 का ऑयल होना चाहिए थिकनेस का। तो इस कंडीशन में आपको y की वैल्यू जो है h/2 यानी 1.25 सेंटीमीटर डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन आपको मीटर में लिखना है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब फोर्स फाइंड करने के लिए हम सिंपल अपने न्यूटन बाबा का जो विस्कोसिटी का लॉ है उसको अप्लाई कर देंगे। तो वो है भाई टाउ इक्वल टू म्यू du/dy, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं u/y, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं दिया है, और वो इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पर आपको टाउ की वैल्यू से कुछ काम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। आपके पास क्या है, u है, y है, f आपको फाइंड करना है, म्यू दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है, तो f आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस टाउ को जाने दो तेल लेने, और अपने बाकी के 2 से हम f को सॉल्यूशन में लाते हैं। तो इसके ऊपर से आपको मिल जाएगा भाई f इक्वल टू a इंटू म्यू इंटू du/dy। अब इसके अंदर सिंपल हमें, क्योंकि ये फर्स्ट केस है, तो हम μ1 की वैल्यू डालेंगे और du की जगह u और y की वैल्यू हम डाल देंगे, और सिंपल इन्हें वैल्यू में हम अपने यूनिट्स को रिप्लेस करेंगे, तो आपको 0.4 न्यूटन का फोर्स भाई मिल जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इसमें भी कुछ ट्विस्ट है। नॉर्मल कंडीशन में ये फॉर्मूला आपको प्लेट के एक साइड में लगने वाले फोर्स की वैल्यू देता है,
लेकिन यहाँ पर प्लेट के दोनों बाजू में फोर्स लग रहा है। तो ये जो 0.4 है ये एक ही फेस पे लगने वाला फोर्स है। आपको पूरी प्लेट का टोटल फोर्स पूछा गया है। इसीलिए अगर मैं प्लेट के दोनों फेस की बात करूं तो दोनों का गैप का जो डिस्टेंस है 1.25 सेम है। इसीलिए जो फोर्स लगेगा दोनों फोर्स फेसेस पे वो भी सेम लगेगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है भाई। तो सिंपल आपका जो टोटल फोर्स है वो आपका 0.4 का 2 टाइम्स यानी 2F यानी 0.8 न्यूटन आंसर आएगा। तो इसके साथ आपने भाई पहली कंडीशन सॉल्व कर ली। हाँ है ना, बहुत सिंपल। भले क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था पर एक केस आपने सॉल्व कर दिया। अब केस 2 कि जब आपकी प्लेट 0.5 सेंटीमीटर के गैप पे है बॉटम से, तो उसकी फिगर कुछ इस तरह से आएगी कि नीचे 0.5 ऊपर 2 सेंटीमीटर और सेम वेलोसिटी और सेम फोर्स लग रहा है। तो भाई अब इसके लिए हमें y अलग अलग फाइंड करने पड़े। पहले के केस में y दोनों सेम थे इसलिए हमने अलग फाइंड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर y बॉटम यानी प्लेट के नीचे वाले एरिया में 0.005 मीटर है और टॉप पर 0.02 मीटर है। अब टोटल फोर्स जो होता है वो हमने पिछली बार डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में एफ टॉप प्लस एफ बॉटम आना चाहिए, यानी कि प्लेट के ऊपर का फोर्स और प्लेट के नीचे का फोर्स। तो ऊपर के फोर्स के लिए हम μ2 डाल देंगे क्योंकि अब केस 2 में हमने ऑयल बदल दिया था, और y टॉप रखेंगे, और सेकंड जो एफ बॉटम है उसके लिए हम y बॉटम लगेंगे। बाकी सब अपना वही सेम है। तो इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो भाई, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एरिया सेम है, μ2 सेम है और u भी सेम है। बाकी क्या बचा 1/y टॉप प्लस 1/y बॉटम। बस अब इसके अंदर सिंपल की वैल्यू डाल दो, लेकिन आपके पास μ2 की वैल्यू नहीं है, टोटल फोर्स की वैल्यू है, a की वैल्यू है, u की वैल्यू है, y टॉप और y बॉटम की वैल्यू है। तो μ2 आपको अननोन है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा। वो आएगा 0.128 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं भाई पास्कल सेकंड। तो आपका जो नया ऑयल है उसकी विस्कोसिटी भी आपने ढूंढ ली। बस इतना सिंपल था। बस एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझना था, उसके लिए आपने इतना बात का बतंगा बनाया है। पर कुछ नहीं, आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अब इसी के ऊपर से आप दूसरे एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, पर याद रखिए ये हमारा एक स्पेशल केस था जिसके अंदर प्लेट के ऊपर भी ऑयल था। बाकी यूजुअली जो आपको एग्जांपल दिए जाते हैं उसके अंदर प्लेट के नीचे ही ऑयल होता है, तो आपको ऐसे 2 बार प्लस नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक ही फोर्स लगता है। ये बात आप ध्यान में रखिए और सॉल्व कीजिए, तो आपसे कोई भी दुनिया का एग्जाम्पल आप सॉल्व हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए भाई, अपना एक टॉपिक और है कि भाई टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जो अभी तक मैंने आपसे छुपा के रखा, छुपा के नहीं यानी लास्ट के लिए रखा है, क्योंकि ये थोड़ा क्या बोल सकते हैं अभी बोरिंग टॉपिक है, थियरी वाला टॉपिक है। तो पहला है भाई आइडियल फ्लूइड। अब हम सब जानते हैं कि भाई आइडियल कंडीशन नेचुरल तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम उसको आइडियल में ख्वाबों में ही रख के खुश हो जाते हैं। साइंटिस्ट लोगों को बहुत मजा आता है आइडियल कंडीशन में। तो ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन नहीं हो, उसे हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि विस्कोसिटी सरफेस टेंशन नहीं है? तो इसका यही मतलब है भाई सिंपल, कि वो फ्रीली फ्लो होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। उसके अंदर कोई टाइप का रेजिस्टेंस नहीं है, उसके फ्लो को कोई रोक नहीं सकता, वो हमेशा फ्लो होता ही रहेगा। ऐसा देखा है कभी फ्लूइड? नहीं देखा ना। तो बस आइडियल यानी ख्वाबों में ही ये बात, असली में नहीं है। और हाँ, इसके अंदर टाउ जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये ख्वाबों की दुनिया का फ्लूइड है तो इमेजिनरी है, लेकिन वाटर और एयर के विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उन्हें कभी कभी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं कि भाई चलो इनको आइडियल फ्लूइड मानो, भाई अपनी कैलकुलेशन का काम खत्म होगा। अब आते भाई आइडियल का ऑपोजिट यानी रियल फ्लूइड, कि इनके अंदर सरफेस टेंशन भी है, विस्कोसिटी भी है और भाई कंप्रेसिबल भी है, यानी इनकी डेंसिटी आप बदल सकते हैं फोर्स लगाकर। तो ये हमारे असली कंडीशन ऑफ फ्लूइड है कि जिन्हें हम रियल फ्लूइड कह रहे हैं। और ये शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं, यानी इनके अंदर फ्लो होते टाइम रेजिस्टेंस लगता है। और आपके असली दुनिया में आप जितने भी फ्लूइड आंख घुमा के देख लो भाई, पसीना देख लो, थूक देख लो, पानी देख लो, तेल देख लो, सबके सब भाई अपने रियल फ्लूइड है। अब आ गए फिर से अपने न्यूटन बाबा। तो अब आता है भाई न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये एक ऐसा फ्लूइड है कि जिसके अंदर शियर स्ट्रेस डायरेक्टली वेलोसिटी ग्रेडियंट से प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन शॉर्ट आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करना चाहिए, तो उस फ्लूइड को आप न्यूटोनियन फ्लूइड कहोगे। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है भाई वाटर, एयर, केरोसिन, गैसोलीन वगैरह वगैरह। गैसोलीन यानी पेट्रोल।
तो जैसे कि मैंने कहा कि न्यूटन का लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इस लॉ को फॉलो करना चाहिए और टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, जिसके अंदर म्यू कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर इस इक्वेशन को कोई भी फ्लूइड फॉलो करता है तो भाई वो हमारे न्यूटन बाबा का ही फ्लूइड है, यानी न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब हर बार की तरह भाई पहले एक आया तो उसका ऑपोजिट ही लेंगे। तो अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो जो ऐसे फ्लूइड है जिसके अंदर शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं है वेलोसिटी ग्रेडियंट से, वो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो अब उसका एग्जांपल भाई, आपकी रग रग में जो खून बह रहा है वो पेंट, कीचड़ और स्लरी, स्लरी यानी जो कटिंग टूल्स में यूज होता है कटिंग फ्लूइड, वो भाई ये सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। इनके अंदर कोई टाइप का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो नहीं होता। लेकिन इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इनके लिए हमें एक जनरल इक्वेशन मिल जाता है भाई, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। लेकिन डी यू बाई डी वाई होल रेस टू एन, ये एन की वैल्यू फ्लूइड के ऊपर डिपेंड होने वाला कांस्टेंट है, यानी फिर भी एक तरह से यहाँ पे कांस्टेंट बिठा ही डाला है। भले ही नॉन न्यूटोनियन ने फॉलो नहीं करता, लेकिन इस इक्वेशन को जरूर फॉलो करता है। और ये जो एन है, इस वैल्यू से हमें बहुत काम पड़ने वाला है। कैसे, अभी देखते हैं। तो अगर मेरा n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मेरा फ्लूइड हो जाएगा डाइलेटेंट, यानी नॉन न्यूटोनियन में और भी दो ग्रुप पाड़ दिए साइंटिस्ट लोगों ने, नॉन न्यूटोनियन से पेट नहीं भरा। तो भाई अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो डाइलेटेंट। उसके एग्जांपल होते हैं हमारे मक्खन और दलदल। बाद में अगर n की वैल्यू 1 से कम है तो उन्हें हम कहते हैं स्यूडो प्लास्टिक। उसका एग्जांपल है भाई दूध और पेपर पल्प, यानी पेपर बनाने के लिए जो वुड का पल्प करके केमिकल एक्सपेरिमेंट से बनता है वो हमारा पेपर पल्प। तो ये जो है ये हमारे स्पेशल कैटेगरी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर। अब इसके अलावा भाई आता है बाद में आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। पहले हमने देख लिया था आइडियल फ्लूइड, अब है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो देखते हैं ये बंदा उससे कैसे अलग है। तो इसके अंदर पहला कंडीशन ये दिया है कि यील्ड वैल्यू से शियर स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए, बाद में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो उसे हम आइडियल प्लास्टिक या फिर बिंघाम प्लास्टिक भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है भाई टूथपेस्ट, हमारा सीवेज स्लज यानी ड्रेनेज में जो आपका गटर का पानी जाता है वो। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या अलग है। तो आपने कभी टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाया होगा तो नोटिस किया होगा कि टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने से डायरेक्टली बाहर नहीं आता, यानी अगर आप ढक्कन खोल भी दो तो भी वो फ्लो नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा फोर्स देते हैं तो एक लिमिट के बाद वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी उसके जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन पहले एक कांस्टेंट फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलता है कि भाई टाउ इक्वल टू कांस्टेंट प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई। तो जो कांस्टेंट फोर्स हमने पहले लगाया वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोलगेट की ट्यूब पे, टूथपेस्ट की ट्यूब पे पहले आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसके बाद फ्लो आपका स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप का जो फ्लूइड होता है उसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं कि पहले भाई कांस्टेंट फोर्स लगाओ, बाद में वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानेगा। तो भाई ये भी न्यूटन बाबा का ही थोड़ा रिश्तेदार है इक्वेशन के हिसाब से। और एक बात आप दिमाग में बैठा लो भाई, रियल और इमेजिनरी फ्लूइड के अलावा जितने भी अब फ्लूइड आएंगे उन सबका आप इक्वेशन याद रख लो भाई, बस उतना ही काफी है, उससे आपका सब काम हो जाएगा। अब आता है भाई थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। तो ऐसे फ्लूइड है कि जिनके अंदर पहले तो भाई सेम हमारे आइडियल प्लास्टिक जैसा कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन बाद में शियर स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे भाई हमारे एग्जांपल है लिपस्टिक, प्रिंटर की कार्ट्रिज इंक और एनामेल। तो लिपस्टिक को भी आपने देखा होगा वो फ्लो तो अच्छे से नहीं होती, लेकिन एक फोर्स लगाने के बाद आपके होठों पे जरूर चिपक जाती है। बॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात करो, बॉय एक्सपेरिमेंट मत करना ऐसा कुछ। तो यहाँ पे भी यानी फ्लो हो रही तभी चिपक रही है भाई। तो सिंपल यहाँ पर ये जो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है ये आपका आइडियल प्लास्टिक और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कॉम्बिनेशन है। और इसका एक इक्वेशन आप देखने जाएं तो कांस्टेंट प्लस म्यू इनटू डी यू बाई डी वाई होल रेस टू एन आएगा, यानी सेम अपना वही नॉन न्यूटोनियन का फ्लूइड का इक्वेशन है, बस टाउ के इक्वल के बाद हमने कांस्टेंट को ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे मेरे ख्याल से अब इस बार तो आपको पूरा क्लियर हो गया कि भाई फ्लूइड में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे कैसे थियरी और एग्जाम्पल पूछते हैं। तो भाई अब मेरे हिसाब से तो इतना बहुत हो गया है। अब देखते हैं, अरे ये फिर से कौन
डिस्टर्ब कर रहे हैं लेक्चर के बीच में, इन लोग को शर्म नहीं आती बार बार डिस्टर्ब करने के लिए। देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम हुई इसको। सर सॉरी वापस डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन आपने ये अभी टाइप्स ऑफ फ्लूइड कराया बहुत हार्ड है। इसको इजीली याद करने की कोई ट्रिक हो तो बताओ ना सर। थोड़ी सी छोटी मोटी कुछ भी ट्रिक चलेगी, बस इसको याद करने में थोड़ा इजी पड़ जाए, ऐसे कुछ बताओ ना सर। बहुत हार्ड है एक साथ याद करना, कुछ तो ट्रिक बता दो। अरे यार, इंजीनियर के नाम पे धब्बा हो धब्बा। इतना सिंपल 6 डेफिनेशन याद नहीं होती तुमसे कि उसके लिए भी शॉर्टकट मांग रहे हो। बेशर्मो, थोड़ी तो शर्म करो, बड़े आए इंजीनियर बनने तो। चलो भाई, तो एल्विन ने पूछा है कि भाई इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक है कि नहीं। तो मैंने बहुत ढूंढा, तो आपके लिए एक ट्रिक ढूंढी है भाई, कि मेरा तो काम हो गया, इससे आपका भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे कहते हैं हम रियोलॉजिकल डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर हमारे सारे टाइप के फ्लूइड घुसेड़ दिए हमने। तो सबसे पहला जो था आइडियल फ्लूइड, उसके अंदर हमने देखा था कि कोई टाइप की विस्कोसिटी नहीं होती, यानी वो फ्रीली फ्लो होता रहता है बिना फोर्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाउ वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमने ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आइडियल फ्लूइड सबसे नीचे है। यहाँ पर ये नॉन न्यूटन के भी नीचे जो स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल फ्लूइड की लाइन है। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमने डी यू बाई डी वाई की लाइन रखा है। उससे हम क्या पता चलता है कि टाउ की वैल्यू 0 होने पर भी डी यू बाई डी वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमने भी आइडियल फ्लूइड में देखा था कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये जो लाइन है पूरी आइडियल फ्लूइड की ही लाइन है। बाद में भाई एक आइडियल सॉलिड बाकी है, जो इस टॉपिक का तो नहीं है लेकिन फिर भी जानने जैसा है, कि जिसके अंदर आप कितना भी फोर्स लगाते जाओ, लेकिन बेचारे की हिम्मत है कि डस से मस हो जाए। उसके अंदर बिल्कुल वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आता, यानी वो सॉलिड, उसे हम इसे ये कहते हैं कि उसके अंदर कोई फ्लो ही नहीं होता। तो जिसके अंदर आप टाउ की वैल्यू बढ़ाते जाओ लेकिन डी यू बाई डी वाई आपका चेंज ना हो, उसे हम आइडियल सॉलिड कहते हैं। अब भाई न्यूटनियन फ्लूइड का लिए ये स्ट्रेट लाइन है कि जिसके अंदर दोनों प्रोपोर्शनल रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, और जो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई का होल रेस टू एन है, एन की वैल्यू अगर आप 1 कर दोगे तो आपको न्यूटनियन फ्लूइड की ये लाइन मिलती है। अब उसके अलावा ये जो ऊपर और नीचे दो कर्वेचर है, ये हमारे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है, कि जिस एक के अंदर एन की वैल्यू कम है तो वो ऊपर आ गया, और एन की वैल्यू ज्यादा है तो वो नीचे आ गया। वाह क्या लॉजिक है। एन की वैल्यू बढ़ाई तो नीचे आ गई लाइन, और एन की वैल्यू कम की तो ऊपर आ गई। बहुत उल्टा फुल्टा काम है यार यहाँ पे। तो ये हमारे सूडो प्लास्टिक और डाइलेटेंट फ्लूइड का लाइन हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि भाई आइडियल बिंघम प्लास्टिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले टाउ की कुछ वैल्यू हमें देनी पड़ी, उसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह स्ट्रेट लाइन में आने लगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इतनी पोर्शन की, ये हमारा कांस्टेंट डिनोट करती है ये। तो यही कांस्टेंट भाई आपका, यही कांस्टेंट है जो आइडियल प्लास्टिक को न्यूटोनियन फ्लूइड से अलग करता है, कि पहले आपने थोड़ा फोर्स लगाया, बाद में टूथपेस्ट की ट्यूब से टूथपेस्ट बाहर निकला न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह। और बाद में भाई थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, जो मैंने कहा था कि आइडियल प्लास्टिक और नॉन न्यूटोनियन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे इसकी लाइन भी आप देख सकते हैं, पहले कांस्टेंट वैल्यू ऐड की, बाद में नॉन न्यूटोनियन रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए कर्वेचर बना दिया। तो भाई अब ये ट्रिक तो थी मेरी पर्सनल ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये 6 के 6 फ्लूइड याद रखने में इजी पड़े। और एक बात खास याद रखना कि जब भी 2 मार्क्स के लिए पूछे डेफिनेशन तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखना, लेकिन 3, 4, 5 या 7 मार्क्स के लिए कभी क्वेश्चन पूछ ले तो इस डायग्राम के अंदर उस फ्लूइड की लाइन बता के आंसर देना। तो बाद में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके मार्क्स 1 नंबर भी काट के बताएं। अब ये क्या हो गया, अब ये भी शुरू हो गया। इस पीले को क्या क्वेश्चन हो गया अभी देखते हैं। सर बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत मजा आई, लेकिन अब भी मुझे एक डाउट है। बोलू? डाउट बोलू? छोटा सा डाउट है। पानी के अंदर बहुत सारे कीटाणु, कचरा, बबल्स वो सब होते हैं, तो कैलकुलेशन में वो कहाँ जाते हैं? हम उन्हें क्यों नहीं गिनते? आखिर उनका क्या होता है वो तो समझाओ। आखिर कैसे आपकी ये कैलकुलेशन इतनी सिंपल हो गई? वो बुलबुले वो सब कहाँ गए? वो तो भाई बता दो सर। आश, चलो किसी ने तो अच्छा सवाल पूछा। यही उम्मीद थी, बहुत अच्छे केल्विन, हाँ केल्विन, यही उम्मीद थी कि तुम एटलीस्ट तुम तो अच्छे सवाल पूछोगे। ये गिलेरी का बच्चा पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहे, तुम तो अच्छे सवाल पूछ रहे हो। तो फिर से एक बार केल्विन ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि फ्लूइड के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं,
के कचरा होता है या बुलबुले आते रहते हैं और वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, फिर भी हम उसकी कैलकुलेशन को एक जैसे कैसे कर लेते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया साइंटिस्ट लोगों ने। साइंटिस्ट लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि आम जनता कैसे दिमाग खराब करने वाले हैं, तो उसके पहले ही जवाब करके रेडी रखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दे दिया भाई, कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम फ्लूइड फ्लो एनालिसिस यानी उसकी कैलकुलेशन करते हैं या स्टडी करते हैं, तब फ्लूइड को एक कंटिन्यूअस मीडियम मान लेते हैं, यानी उसके अंदर जो भी कैविटीज यानी बबल्स है या अशुद्धि है उन सबको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी मान लेते हैं कि वो वहां पे है ही नहीं, चाहे फिर भले ही असलियत में हो, पर कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि वहां पे नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कंटिन्यूअस अलजेब्रिक फंक्शन टाइम और स्पेस कोऑर्डिनेट से इजीली हम कर सकते हैं, यानी इजीली आप स्पीड फाइंड कर सकते हो, विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हो, जो हमने की है अभी तक। ये सब हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि भाई हमारा पानी पूरा साफ है, 100% प्योर वाटर है, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज एकदम मेंटेन है, कोई अशुद्धि नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, भाई कहानी। तो इसकी वजह से हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने इजीली कैलकुलेट कर ली, जैसे कि डेंसिटी, मास वगैरह। इसीलिए कंटिन्यूम का एक स्पेसिफिक, अगर आपको एक वर्ड में डेफिनेशन कहनी हो, तो एक कंटिन्यूअस और होमोजीनियस मीडियम जिसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट है जो आपको फ्लूइड की ओवरऑल बिहेवियर और प्रॉपर्टी स्टडी करने में हेल्प करता है, बिना ज़्यादा डिटेल में घुसे। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो एग्जामिनर आपका एटॉमिक लेवल पे घुसकर आपका दिमाग खराब कर दे कि भाई H2O का वेलोसिटी फाइंड करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन निकाल देते हैं, या फिर H2O के अंदर से H2 की वेलोसिटी फाइंड करो, या फिर H2 का मॉलिक्यूलर रिएक्शन फाइंड करो। फ्लूइड में आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ जाती है। तो थैंक गॉड कि ये कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट है और आप ऐसी वाहियात कैलकुलेशन से बच गए। और एक बात आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एयर, बाकी की जो भी गैस है, सारे लिक्विड है, उन सबको हम कंटिन्यूअस मीडियम ही एज्यूम करना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी जो स्टैंडर्ड आपका 15 डिग्री टेम्परेचर है और जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके ऊपर हमें सबको कंटिन्यूअस मीडियम ही एज्यूम करना है और तभी आपकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर प्रेशर या टेम्परेचर में कोई भी चेंज आया, तब आपको कुछ स्पेशल कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो भाई अब तो ये लेक्चर पूरा हो गया है, मेरे को शांति मिल गई है कि आपका ये चैप्टर पूरा कर दिया है फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। और इस पीपीटी को अगर आपको शुरुआत से लेकर अंत तक एडिटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, तो भाई हमारे ब्लॉग स्पॉट पे जा सकते हो, या फिर इतना भी आलस चढ़ा हुआ है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उस शॉर्टकट से जा सकते हो। और फिर से इसी तरह हाइड्रोलिक्स की गंगा दिमाग में बहानी हो, तो उस लाल बटन पे हवस निकाल दियो तुम, बस उस लाल बटन पे हवस निकाल देना पूरी अपनी।